हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और इस लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई इफेक्ट की एप्लीकेशन के बारे में। इट मींस अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। तो बेसिक और एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को खत्म कर लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को खत्म करने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहां से आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा क्वेश्चन। तो बात करते हैं पहले बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो पहले एकदम इनिशियल से स्टार्ट करता हूं मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बेस? बेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बेस? बेस क्या है? ठीक है, तो बेस को कैसे डिफाइन किया? द कंपाउंड which donate OH minus ion in aqueous solution. The compound which donate OH minus ion in aqueous solution, वो कंपाउंड जो aqueous solution में जलीय विलयन में डालने पर OH माइनस आयन दान करते हैं उनको हम कहते हैं बेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया आर्हीनियस ने। जैसे मैंने ऐसा कहा NaOH, तो अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये Na प्लस प्लस OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर देगा। तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो बेस हैं। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो बेस के जैसा काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर द बेस, लाइक अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अमोनिया है, फॉस्फीन है, ईथर्स हैं, ओके, और इसके बाद अल्कोहल्स हैं, अमाइंस हैं। अमाइंस में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज बेस अकॉर्डिंग टू लोइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये जस्टिफिकेशन हम किस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं? लुईस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट से। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं वो बेस है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेस। नंबर 3, द स्पीसीज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले समूह हैं उनको भी हम बेस कह सकते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स एक्सेप्ट प्रोटॉन। किसने कहा ये कॉन्सेप्ट? ब्रोंस्टेड-लॉरी ने कहा। ब्रोंस्टेड-लॉरी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड प्रोटॉन को गेन करते हैं वो बेस है। प्रोटॉन गेन करने वाले कंपाउंड को बेस कहते हैं। जैसे अमोनिया है, अगर इसके पास एक प्रोटॉन आया तो ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को गेन कर लेगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस। तो अमोनिया इज हियर बेस। अमोनिया कैसा काम कर रहा है? बेस के जैसा काम कर रहा है। एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन इज एबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो एसीटेट आयन भी प्रोटॉन गेन करके एसिटिक एसिड में चला जाएगा। तो एसीटेट आयन कैसा काम कर रहा है? बेस के जैसा काम कर रहा है। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बेसिस। तो बेस का मतलब क्या हुआ? जो OH आयन डोनेट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में वो बेस है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेस है। अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो सब एक ही बातें हैं। बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहां भी ये इलेक्ट्रॉन रिच है।
यहां भी ये इलेक्ट्रॉन रिच है और यहां भी ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियोफाइल हैं, वो सब बेस के जैसा काम कर सकते हैं। इट इज बेस। ठीक है। और क्या क्या पता है आपको बेस के बारे में, तो उस बारे में भी बात कर ले। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ होगा, तो उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी, तो थोड़ी और बात कर लेते हैं। ठीक है। तो वो कंपाउंड्स जो OH माइनस आयन ट्रांसफर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं या प्रोटॉन को गेन करते हैं, वो सब कंपाउंड किस कैटेगरी में आते हैं? वो सब बेस की कैटेगरी में आते हैं। बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट कड़वे टेस्ट वाला होता है बेस। pH वैल्यू मोर देन 7 और इसका pH वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा होता है। pH वैल्यू मोर देन 7, pH वैल्यू मोर देन 7। सॉपी टच, जैसे आप साबुन को टच करके देखिए कभी, तो उस तरीके का टच आता है बेस के अंदर, तो सॉपी टच होता है बेस का। ठीक है। सॉपी टच टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू करने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो बेस हैं। ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई। तो ये बिल्कुल सिंपल सी हमने बातें किया कि बेस क्या हो सकते हैं। अब बेसिक कैरेक्टर जो है वो किन पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा? बेसिक कैरेक्टर किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा? तो बेसिक कैरेक्टर किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा उसको बाहर लाते हैं। नंबर 1, बेसिक कैरेक्टर किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बल्कि बेसिक स्ट्रेंथ कह लो आप, बेसिक नेचर कह लो, बेसिसिटी से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेसिक कैरेक्टर और स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स Kb वैल्यू। Kb इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितने तेजी से OH आयन प्रोड्यूस करेगा, ऐसा समझ लो आपके, जितने तेजी से OH आयन प्रोड्यूस करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका pH वैल्यू उतना ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कैरेक्टर मतलब sp3, sp2 और sp की अगर आप बात करोगे, हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करोगे, तो इसमें P कैरेक्टर कितना होता है? 75%। इसमें P कैरेक्टर कितना होता है? 66.66%। और इसमें P कैरेक्टर कितना होता है? 50%। ओके, तो 50% इज द P कैरेक्टर। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम sp3 टू sp। ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मोर बेसिक होंगे एज कंपेयर टू sp2 एंड sp। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। ओके, अगली बात, बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कैरेक्टर। यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट। बेसिक नेचर I इफेक्ट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट। रेसिप्रोकल टू माइनस I इफेक्ट, रेसिप्रोकल टू माइनस I इफेक्ट। और माइनस I इफेक्ट से कैसा होगा? रेसिप्रोकल होगा। माइनस I इफेक्ट से रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल टू माइनस I इफेक्ट। रेसिप्रोकल टू ऑक्सीडेशन नंबर, रेसिप्रोकल टू ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम होगा बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। रेसिप्रोकल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, रेसिप्रोकल टू ऑक्सीडेशन नंबर। रेसिप्रोकल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसका बेसिक नेचर उतना कम होगा, तो रेसिप्रोकल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दिस इज सम criteria to identify the basic nature of the compounds. तो basic nature is directly proportional to Kb. This is base dissociation constant, और Kb के साथ साथ एक बात और भी ध्यान रख लेंगे, it is reciprocal to Pkb, reciprocal to Pkb, Kb का उल्टा Pkb, base dissociation constant का opposite होता है Pkb, है ना। तो reciprocal to Pkb, directly proportional to pH, directly proportional to P character, directly proportional to plus I effect, reciprocal to minus I effect, reciprocal to oxidation number, reciprocal to number of resonating structure, and reciprocal to electronegativity, reciprocal to electronegativity, जिसका नेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर उतना कम होगा, तो reciprocal to electronegativity. तो this is the common criteria to identify the basic nature of the compounds. ये basic nature of compounds को identify करने का तरीका हुआ, ठीक है। चलिए अब बात करना शुरू करते हैं, इनमें से जो भी क्राइटेरिया है कहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। बेसिक नेचर पर बात कर रहे हैं, तो ammonia is known as Lewis base. अमोनिया को हम लोइस बेस कहते हैं। अमोनिया इज नोन एज लोइस बेस, अमोनिया लोइस बेस है बिकॉज ऑफ presence of lone pair electron, because of presence of lone pair electron, अमोनिया बेस है क्योंकि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए अमोनिया कैसा है, बेसिक है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, अब देखिए जैसे मैंने बात किया मिथाइल अमाइन के बारे में, तो अल्काइल ग्रुप्स शो द पॉजिटिव आई इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप में कौन सा आई इफेक्ट होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, और पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिक नेचर को बढ़ा देता है, क्षारीय प्रकृति को बढ़ा देता है। तो मिथाइल शो द प्लस आई इफेक्ट, तो मैं ऐसा कह सकता हूं अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, ओके। क्यों, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आई इफेक्ट वैलिड होता है। अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, जैसे मैंने फिनाइल अमाइन के बारे में बात किया या एनिलीन के बारे में मैंने अगर बात किया, अब क्या कह सकते हैं, aniline is less basic than ammonia, aniline is less basic than ammonia because of negative I effect of phenyl group, because of negative I effect of phenyl group, क्योंकि फेनाइल ग्रुप जो है वो नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है। तो फेनाइल्स वाले जो कंपाउंड हैं वो अमोनिया से लेस बेसिक होंगे, क्योंकि फेनाइल अमाइन जो है वो अमोनिया से लेस बेसिक है, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव आई इफेक्ट। तो यहां तक की बात क्लियर, अमोनिया इज बेस बिकॉज ऑफ लोन पेयर, ठीक है। अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ओके। फेनाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ फेनाइल ग्रुप। इसका मतलब है कि अगर एनिलीन की मैं बात करूं तो जितने उस पे फेनाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना बेसिक ऑर्डर कम होता जाएगा, और जितने उस पे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना बेसिक ऑर्डर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ
अल्काइल अमाइंस और फिनाइल अमाइंस के बारे में बात। इसके बाद अगली जो बात हम करेंगे वो है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, क्योंकि मेन तो जो पोर्शन है वो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो पहले बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स पर बात करेंगे। लेकिन यहां पे थोड़े चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि और भी कुछ फैक्टर काम करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का जो ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर, वो है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, देन अमोनिया, देन फिनाइलामाइन। दिस इज द कॉमन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन। इसको आपको याद करना है, कॉमन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन। इफ वी आर गोइंग टू इंक्लूड द मिथाइल ग्रुप, अगर हम मिथाइल ग्रुप इंक्लूड करके जा रहे हैं तो द ऑर्डर इज सेम। इट मींस डाइमिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन, डाइमिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन, ट्राइमिथाइलामाइन, और टर्शरी अमाइन भी बोल सकते हैं इसको, ट्राइमिथाइलामाइन, देन अमोनिया, देन फिनाइलामाइन। दिस इज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक ऑर्डर है अमाइंस का। दिस इज इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक ऑर्डर है अमाइंस का। दिस इज इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो फिनाइल अमाइंस तक की बेसिसिटी। ओके, एंड देन ये हुआ अगर हम मिथाइल ग्रुप इंक्लूड करके जा रहे हैं तो। अगर इथाइल ग्रुप के साथ स्टार्ट करेंगे तो देयर इज सम चेंज, थोड़ा चेंज आएगा, है ना। C2H5, C2H5NH इज हियर, सेकेंडरी अमाइन। तो पहले तो सेकेंडरी आ गया, यहां कोई चेंज नहीं हुआ, बट आफ्टर सेकेंडरी देयर इज बेसिसिटी ऑफ टर्शरी अमाइंस इज मोर देन सेकेंडरी अमाइन। टर्शरी अमाइन का बेसिसिटी यहां पर प्राइमरी अमाइन से ज्यादा है। तो दिस इज अनदर सीक्वेंस, अमोनिया एंड देन फिनाइलामाइन, अमोनिया एंड देन फिनाइलामाइन। ओके, तो हियर द ट्रेंड इज STP ammonia, STP ammonia and then aniline, STP ammonia and then aniline is the trend of basicity। अब ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले अभी लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का कॉमन ऑर्डर हो गया spt अमोनिया, और मिथाइल के साथ भी spt अमोनिया, और इथाइल के साथ STP अमोनिया, STP अमोनिया। ठीक है, इथाइल के साथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, STP अमोनिया। तो दिस ऑर्डर इज इन एक्वस सॉल्यूशन। ये ऑर्डर कहां पे है इसका, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। दिस इज इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मान लो वेपर फेज कहते हैं तब थोड़ा सा और चेंज आएगा। वेपर फेज अगर कहा, वेपर्स के फॉर्म में अगर है तब ऑर्डर हो जाएगा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। इन केस ऑफ गैस स्टेट टर्शरी अमाइंस आर मोर बेसिक। इन केस ऑफ गैस स्टेट द टर्शरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइन का बेसिसिटी गैसेस फेज में ज्यादा होता है। अब एक जो चेंज इन सीक्वेंस आया था वो आया कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी अमाइन जो है वो मोर बेसिक है एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन, है ना। सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन, इन फेज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन टर्शरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइन का बेसिसिटी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सेकेंडरी अमाइन से कम हो गया है। टर्शरी अमाइंस कैसे हैं, लेस बेसिक हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। ओके, सेकेंडरी अमाइन, या ऐसा कह लीजिए कि सेकेंडरी अमाइन कैसा है, मोर बेसिक है एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन, मोर बेसिक। तो अब इसका क्या लॉजिक हो सकता है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, टर्शरी अमाइंस में तीन अल्काइल ग्रुप हैं, देयर इज 3 मिथाइल ग्रुप। तो वो पॉजिटिव आई इफेक्ट तो वहां पे ज्यादा है, ये तो बात कंफर्म है कि पॉजिटिव आई इफेक्ट ज्यादा है। और हमने आपको बताया था कि मोर द प्लस आई इफेक्ट मोर द बेसिक नेचर। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। लेकिन अभी के अभी चेंज आ गया
कि टर्शरी अमाइंस में अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी उसका बेसिसिटी कम आता है। तो ये जो कैलकुलेशंस होती है, जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, जैसे हमने कहा केबी, पीकेबी, तो ये वैल्यूज होती है, ये हम प्रैक्टिकली निकाल पाते हैं। तो इन प्रैक्टिकल्स वैल्यू के बेस पर देखने पर क्या दिखा कि सेकेंडरी अमाइन जो है वो मोर बेसिक है एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन। तो अब जब ऐसी कोई फिनोमेना दिखाई देगी तो हम क्या करेंगे, फिर उसका लॉजिक ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस हैपेंस, है ना, ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो टर्शरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइन को जब हमने कंपेयर किया तो टर्शरी अमाइंस का बेसिसिटी सेकेंडरी अमाइन से कम है। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो देखिए टर्शरी अमाइंस में 3 अल्काइल ग्रुप है, नेचुरली उसका प्लासा इफेक्ट सेकेंडरी अमाइन से ज्यादा है, प्लासा इफेक्ट उसके पास ज्यादा है। अब 2 चीजें समझते हैं। देखो बेस किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, है ना, बेस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, उससे बेस नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करेगा वो बेस होगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे हमने बात की, आपसे बताया था हमने आपको कि अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन फॉस्फीन। तो कारण क्या है, अमोनिया का वॉल्यूम छोटा है, इलेक्ट्रॉन पेयर उसका सेंट्रली लोकेटेड है, वो आसानी से उसको डोनेट कर सकता है। मतलब वो जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन की बात मानता है, उसने कह दिया भाई चले जाओ तो चले जाएगा। अब फॉस्फीन पे जब पहुंचेंगे या आर्सीन पे जब पहुंचेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो पेयर डिफ्यूज हो जाएगा, दूर चला जाएगा। अब दूर चला जाएगा तो सेंट्रल की बात वो सुनेगा तो सही, लेकिन उसमें टाइम लगाएगा, नहीं भी सुन सकता है। ठीक है, तो बेसिसिटी क्या हुई, कम हो गई। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता है वैसे वैसे बेसिक ऑर्डर अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है। ठीक, एज इट इज यहां पे क्या हो रहा है, बल्क ऑफ एल्काइल ग्रुप इज देयर, यहां पे 3 एल्काइल ग्रुप है, बल्क ऑफ एल्काइल ग्रुप इज देयर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, नाइट्रोजन पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिपल करेंगे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे तो जो भी नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज उससे इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए आ रहा है, उसको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में लगा हुआ है, उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगा आसानी से। इसलिए जो बेसिसिटी है टर्शरी अमाइंस की, वो बेसिसिटी सेकेंडरी अमाइन से कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा इसको कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो अब एक नई बात आ गई यहां पे, तो एक बात हम लोग थोड़ी सी और कर लेते हैं, स्टेरिक इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंडरेंस भी कहते हैं इसको, स्टेरिक हिंडरेंस हिंदी में कहते हैं इसको त्रिविन्यासी प्रतिबाधा प्रभाव। त्रिविन्यासी प्रतिबाधा प्रभाव मतलब तीनों डायमेंशन से बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, त्रिविन्यासी प्रतिबाधा प्रभाव। तो स्टेरिक इफेक्ट ड्यू टू bulk of alkyl group, due to bulkiness of substituent there are change। तो क्या हो गया, ड्यू टू bulkiness, due to bulkiness of substituent, due to bulkiness of substituent, भारी प्रतिस्थापक के भारी होने के कारण, ज्यादा प्रतिस्थापक होने के कारण, ड्यू टू bulkiness of substituent there are change in basic nature, there are change in basic nature of compound, change in basic nature of compound due to bulkiness of substituent, there are change in basic nature of compound and change in basic nature of compound and change in chemical reaction, change in chemical reaction, reaction के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। change in chemical reaction, change in chemical reaction। तो बल्क ऑफ एल्काइल ग्रुप के कारण बेसिसिटी भी इफेक्ट होती है
और केमिकल रिएक्शन पर भी ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो बल्क ऑफ एल्काइल ग्रुप के कारण, सब्स्टिट्यूएंट, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट के कारण, हैवीनेस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के कारण कंपाउंड का बेसिक नेचर, और कंपाउंड का बेसिक नेचर चेंज होगा तो नेचुरली एसिड होगा तो उसका एसिडिक नेचर भी चेंज होगा और केमिकल रिएक्शंस पर भी चेंज आएगा। इसको हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। लेकिन अब इसको साइंटिफिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिकली इसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो बल्क ऑफ एल्काइल ग्रुप के कारण ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और नॉन बॉन्डिंग interaction, non-bonding interaction that influence the shape and reactivity, that influence the shape and reactivity, that influence the shape and reactivity, non-bonding interaction that influence the shape and reactivity of ion or molecule, of ion or molecule, of ion or molecule, okay, of ion or molecule. It is completely electronic effect. It is completely इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो जैसे इंडक्टिव है, मिसोमेरिक है, वैसे ये भी है। इट इज कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो इसका एक्यूट डेफिनेशन हो गया। स्टेरिक इफेक्ट आर नॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन दैट influence the shape and reactivity, of ions and molecules. It is completely electronic effect. Okay, so it is completely electronic effect. अब ultimately हो क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिसिटी पर आ जाते हैं अब डेफिनेशन के बाद। What happens ultimately here? तो अब बात करते हैं in case of tertiary amines, three alkyl groups are present. Three alkyl groups are present. तीन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, 3 alkyl groups are present which can donate इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, जो कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। बट ऑल्सो दे cause the crowding of electron. Also they cause the crowding of electron. अब ढेर सारे ग्रुप हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कॉज क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस, और इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउडिंग के कारण क्या होगा, हाईली रिपल्सन शुरू हो जाएगा। दिस हिंडर्स द प्रोटोनेशन, दिस हिंडर्स द प्रोटोनेशन, दिस हिंडर्स द प्रोटोनेशन। और ये क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को दूर रिपल करने की कोशिश करेगा। हिंडर्स द प्रोटोनेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसकी टेंडेंसी को कम कर देगा। दिस हिंडर्स द प्रोटोनेशन एट नाइट्रोजन, प्रोटोनेशन एट नाइट्रोजन, हिंडर्स द प्रोटोनेशन एट नाइट्रोजन, इज कॉल्ड steric effect or steric hindrance, steric effect or steric hindrance, steric hindrance,
और स्टेरिक हिंडरेंस। इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंडरेंस। ओके, तो ये है स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंडरेंस। मतलब अगर एक शब्द में कहें तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण टर्शरी अमाइंस का जो बेसिसिटी है वो सेकेंडरी अमाइन से कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंडरेंस। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या लिखा हम लोगों ने। इन केस ऑफ टर्शरी अमाइंस 3 अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट which can donate electron on nitrogen atom, but also they cause the crowding of electron. This hinders the protonation at nitrogen. It's called steric effect or steric hindrance. And due to this effect, the basicity of tertiary amines, due to this effect, the basicity of tertiary amine is less than basicity of secondary amine. So due to this effect, the basicity of tertiary amine is less than बेसिसिटी ऑफ सेकेंडरी अमाइन, और इस कारण से टर्शरी अमाइंस का बेसिसिटी सेकेंडरी अमाइन से कम हो जाएगा। और सिंपल बात ये ध्यान रखना है कि टर्शरी अमाइंस में देखिए, मुझे अगर एक्सप्लेन करना है बिल्कुल सिंपली आपको समझाना है तो ये सिचुएशन थी मेरे पास। देयर इज 3 ग्रुप विथ 1 लोन पेयर एंड ऑल ऑफ देम आर शो द पॉजिटिव आई इफेक्ट। सभी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और क्राउडिंग के कारण क्या होगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। और रिपल्शन स्टार्ट हो गया तो वो अब दूसरे काम में व्यस्त हो गया, रिपल करने के काम में व्यस्त हो गया, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, सो द बेसिसिटी ऑफ tertiary amines are always less than secondary amine except in vapor phase. Vapor phase में ये hindrance कम हो जाता है, vapors में जब जाएगा तो hindrance कम हो जाएगा। ठीक है, तो it is about the order of basicity of amines। अब हम कंपेयर करने की बात करते हैं, कुछ कंपाउंड की बेसिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो अबाउट द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स, तो कुछ स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं, बेसिसिटी के से रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में काम करते हैं। विच वन इज मोर बेसिक, विच वन इज मोर बेसिक। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये कोई हम ऑब्जेक्टिव्स नहीं बना रहे हैं, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या सॉल्यूशन किया हमने। तो विच वन इज मोर बेसिक। अब जैसे मान लो मेरे पास कुछ कंपाउंड्स है, RNH2 है मेरे पास, स्ट्रक्चर ए कर देते हैं इसको, स्ट्रक्चर बी RCH डबल बॉन्ड NH है मेरे पास, RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH और RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N वाले कंपाउंड है मेरे पास। अब इनके बेसिसिटी को मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ए हो गया, स्ट्रक्चर बी हो गया, और ये स्ट्रक्चर सी हो गया। तो कौन सा स्ट्रक्चर सबसे मोर बेसिक है? सीधा सीधा हम क्या काम करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देंगे तो सीधा सीधा हम क्या काम करने वाले हैं, चेक द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, ये कैसा है sp3, ये कैसा है sp2, और ये कैसा है sp। तो क्या हो जाएगा sp3 मतलब 75% ऑफ p कैरेक्टर। तो मैं कह दूंगा स्ट्रक्चर ए इज मोर बेसिक। ओके, तो स्ट्रक्चर ए इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ए यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक है। स्ट्रक्चर ए इज मोर बेसिक, स्ट्रक्चर ए इज मोर बेसिक। ओके, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से अरेंज कर लिया मैंने, जितना इसके पी कैरेक्टर कम होता जाएगा उतना बेसिक नेचर भी कम होता जाएगा। तो डिफरेंट एंगल्स पर ध्यान रखना है ना, डिफरेंट एंगल्स पर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा सेकंड, अब देखना है कि अब कौन सा कंपाउंड मोर बेसिक है, विच वन इज मोर बेसिक, एंड द स्ट्रक्चर इज दिस। और ये एक स्ट्रक्चर है पाइरीडीन है, देयर इज पाइरीडीन, और पाइरीडीन के साथ अगला जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ए, एंड स्ट्रक्चर बी इज देयर।
साइक्लोहेक्सिल साइक्लो का कंपाउंड है ये, देयर इज अ साइक्लो कंपाउंड। ओके, अब फिर से चेक करो तो इसके पास क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द सिचुएशन, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दैट वन 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma and 1 lone pair, तो that nitrogen is sp3 hybridized। मतलब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं B is more basic than A, B is more basic than A, B is more basic than A, ओके, B is more basic than A। तो स्ट्रक्चर B जो है वो स्ट्रक्चर A से ज्यादा बेसिक है, स्ट्रक्चर B is that time more basic than स्ट्रक्चर A, स्ट्रक्चर B is more basic than स्ट्रक्चर A, तो स्ट्रक्चर B स्ट्रक्चर A से ज्यादा बेसिक है, ठीक है। अब फिर से अगले स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। C6H5NH2, C6H5NH2, C6H5NH, C6H5 और ये that is A, that is B and the structure C is C6H5N, C6H5, C6H5। Now what happens? तो more phenyl group, more negative I, more phenyl group, more negative I। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी जा सकते हैं, पहले के 4, दूसरे के 7 और तीसरे के 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो क्या ध्यान रखेंगे, मोर नेगेटिव आई लेस बेसिक। तो फिनाइल्स का नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा होता है ना, फिनाइल्स आर द नेगेटिव आई इफेक्ट ग्रुप, फिनाइल आर द शो द नेगेटिव आई इफेक्ट। ओके, तो मोर नेगेटिव आई इफेक्ट लेस बेसिक कैरेक्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द स्ट्रॉन्गर। इन तीनों में से ए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन अमॉन्ग दिस 3, इन तीनों में से ए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, तो ए इज द स्ट्रॉन्ग बेस अमॉन्ग द 3, ए इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है इनमें से, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगेन द स्ट्रक्चर्स आर देयर। ओके, आराम से आप जस्टिफाई कर पाओगे अब। और अगला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, एंड हियर। ओके, तो देखो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। तो अब कैसे पता लगाएंगे, अब कैसे पता लगेगा, अब ऑक्सीजन देखो प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर बी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन स्ट्रक्चर बी देयर इज ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस बेसिक नेचर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा। इट मींस व्हाट हैपेंस हियर, स्ट्रक्चर ए इज मोर बेसिक, स्ट्रक्चर ए इज मोर बेसिक, तो स्ट्रक्चर ए कैसा हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा, स्ट्रक्चर ए इज मोर बेसिक। तो स्ट्रक्चर ए की बेसिसिटी यहां पर बढ़ जाएगी, स्ट्रक्चर ए इज मोर बेसिक। ओके, स्ट्रक्चर ए इज मोर बेसिक। अगेन फिर से ऐसा एक स्ट्रक्चर और करते हैं। तो देखिए डिफरेंट एंगल्स पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। RNH2 और NH2OH। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा
मोर बेसिक है? विच वन इज मोर बेसिक? तो देखो आर कैसा है, आर प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप है, आर शो द प्लस आई इफेक्ट, और OH कैसा है, माइनस आई इफेक्ट। OH कैसा है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RNH2 इज मोर बेसिक, मोर बेसिक, ओके, क्योंकि इसमें प्लस आई का ग्रुप है और NH2OH के अंदर OH ग्रुप एडअप हो रहा है, और OH कैसा है, माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप है। OH इज द OH शोइंग द माइनस आई इफेक्ट, ओके। तो क्राइटेरिया टू जस्टिफाई द बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स के बेसिक नेचर को कैसे जस्टिफाई करेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। अब देखो अगला RCONH2 और RNH2 जस्टिफाई हुआ, ये प्लस आई का ग्रुप है और यहां पे ये माइनस आई का ग्रुप भी है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर मैंने ऐसा कर दिया A और B, तो स्ट्रक्चर B इज मोर बेसिक, मोर बेसिक, ओके। तो अमाइड्स के कंपैरिजन में अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं, अमाइड्स के कंपैरिजन में अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं, अमाइड्स के कंपैरिजन में अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। अमाइड्स के कंपैरिजन में अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। अमाइड्स के कंपैरिजन में अमाइंस का बेसिसिटी ज्यादा होता है। अब मान लो मेरे पास फिर से ऐसा ग्रुप है C6H5CONH2 और CH3CONH2, ओके। तो ये ग्रुप कैसा है, प्लस आई का, और ये ग्रुप कैसा है, माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जो बेंजामाइड होगा वो एसिटामाइड से मोर बेसिक होगा, बेंजामाइड जो होगा वो एसिटामाइड से मोर बेसिक होगा। तो बेंजामाइड इज मोर बेसिक देन एसिटामाइड, बेंजामाइड इज मोर बेसिक देन एसिटामाइड, ओके, क्लियर। अगले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, नेक्स्ट। अगले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अच्छा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, N, और इसके साथ साथ दो इसके पास डबल बॉन्ड, एक इसके पास लोन पेयर, एक इसके पास हाइड्रोजन। अनदर स्ट्रक्चर N और N के साथ एक लोन पेयर और तीन इसके पास एरोमेटिसिटी वाले स्ट्रक्चर। अब कौन सा ज्यादा बेसिक है इसको पहचानना है, विच वन इज मोर बेसिक, A एंड B। तो देखो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 1 इज एरोमेटिक। स्ट्रक्चर 1 एरोमेटिक कब हो सकता है, व्हेन इट इज एरोमेटिक, व्हेन द लोन पेयर इज डिलोकेलाइज्ड, मतलब लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड। लोन पेयर कहां आ गया, कॉन्जुगेशन में आ गया, मतलब वो फ्री नहीं है। तो क्या ध्यान रखेंगे, लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड। ये लोन पेयर भी देखो, एक बॉन्ड, फिर ये लोन पेयर, फिर एक ब्लैंक, फिर एक बॉन्ड, बॉन्ड ब्लैंक, लोन पेयर ब्लैंक, बॉन्ड, मतलब ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में कॉन्जुगेट हो जाएगा। लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड इन एरोमेटिसिटी इन स्ट्रक्चर A। और सेकंड वाले में क्या है, लोन पेयर, अब यहां का जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो पूरा कंप्लीट है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर कैसा है, एरोमेटिक है। तो लोन पेयर इज नॉट डीलोकेलाइज, लोन पेयर इज नॉट डीलोकेलाइज, लोन पेयर इज नॉट डीलोकेलाइज। तो लोन पेयर उसका डीलोकेलाइज नहीं होगा। तो कैसा होगा, आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए कैसा होगा,
मोर बेसिक होगा। इसका लोन पेयर इस रिंग के एरोमेटिसिटी बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो ऑलरेडी एरोमेटिक है, मतलब लोन पेयर फ्री है, फ्री टू ट्रांसफर। ओके, एंड हियर द लोन पेयर इज नॉट फ्री, इट इज डीलोकलाइज्ड। ये डीलोकलाइज्ड होगा, ये एरोमेटिसिटी को कंप्लीट करने में यूज होगा, तो इट इज यूटिलाइज इन कॉन्जुगेशन, इट इज यूटिलाइज इन कॉन्जुगेशन। तो लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड एंड हियर इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड। तो मैं क्या कह सकता हूं, स्ट्रक्चर बी इज मोर बेसिक, स्ट्रक्चर बी इज हियर मोर बेसिक। तो स्ट्रक्चर बी कैसा होगा, मोर बेसिक होगा। स्ट्रक्चर बी इज हियर मोर बेसिक, स्ट्रक्चर बी इज द मोर बेसिक। ओके, तो स्ट्रक्चर बी कैसा होगा, मोर बेसिक होगा। स्ट्रक्चर बी इज द मोर बेसिक, स्ट्रक्चर बी इज मोर बेसिक। ओके, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड नहीं होगा, इट्स लोन पेयर इज नॉट डीलोकलाइज्ड। ओके, कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। सम मोर स्ट्रक्चर। चलिए, NH2 मतलब एनिलीन, ये हुआ आपका स्ट्रक्चर ए। स्ट्रक्चर बी की बात करते हैं। NH2 के साथ ऑर्थो पोजीशन पे CH3, मेटा पोजीशन पे CH3, ये हो गया स्ट्रक्चर बी, ये हो गया स्ट्रक्चर सी, और स्ट्रक्चर डी इज देयर। अब इनमें मल्टीपल इफेक्ट काम करेंगे, रेजोनेंस भी काम करेगा, आई इफेक्ट भी काम करेगा, मल्टीपल इफेक्ट्स काम करेंगे, आई इफेक्ट रेजोनेंस दोनों काम करेंगे। तो मिथाइल कैसा है, प्लस आई वाला ग्रुप है, मिथाइल शो द प्लस आई इफेक्ट, मिथाइल शो द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो एनिलीन इसमें से लीस्ट बेसिक होगा। एनिलीन क्योंकि प्लस आई का ग्रुप है, तो जब प्लस आई का ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एनिलीन कैसा हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई है ना। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसमें वो होते पैरा डेरिवेटिव्स। तो पैरा डेरिवेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि ये प्लस आई को प्रमोट करेगा और रेजोनेंस को भी प्रमोट करता है, प्लस आई और प्लस आर। तो प्लस आई प्लस आर सबसे ज्यादा डोमिनेटेड होता है पैरा में। तो लॉजिक इज प्लस आई और प्लस आर दोनों काम करेगा सबसे ज्यादा इसमें। तो पैरा, पैरा के बाद आएगा ऑर्थो, पैरा के बाद आएगा ऑर्थो, प्लस आई इफेक्ट ऑर्थो पैरा, प्लस मिजोमेरिक ऑर्थो पैरा पर मोर डोमिनेटेड होता है। ठीक है, तो पैरा डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आएगा ऑर्थो डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आएगा मेटा, मेटा पे प्लस आर काम नहीं करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आएगा मेटा डेरिवेटिव, और मेटा डेरिवेटिव के बाद सबसे लास्ट में आएगा इसके एनिलीन। तो कुछ चीजें जो है वो ध्यान में भी रखना है। तो बेंजीन एनिलीन के साथ अगर मिथाइल है ऑर्थो पैरा बेटा पोजीशन पर, तो प्लस आई प्लस आर दोनों डोमिनेट करेगा। यहां पे ये हो गया आपका पैरा पोजीशन, पैरा के बाद आएगी ऑर्थो पोजीशन, पैरा के बाद आएगी ऑर्थो पोजीशन, है ना। यहां पे भी प्लस आर और प्लस आई दोनों वैलिड है ना, प्लस आई और प्लस आर दोनों वैलिड है यहां पर भी। तो प्लस आई प्लस आर दोनों वैलिड है। ठीक, क्या क्या ध्यान रखना है सेकंड के लिए, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन बाय प्लस आई प्लस आर एंड प्लस आई ग्रुप, प्लस आई पावर इज मैक्सिमम। यहां पे प्लस आई पावर कैसा है, मैक्सिमम है, प्लस आई पावर कैसा है, मैक्सिमम है। और
और यहां पे प्लस आर मैक्सिमम है, प्लस आर मैक्सिमम है, प्लस आई मिनिमम है, प्लस आई मिनिमम है। और यहां पे पैरा ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज बाय प्लस आर एंड प्लस आई ग्रुप एंड प्लस आई इज मैक्सिमम। यहां पे प्लस आई मैक्सिमम होगा, नियरेस्ट पोजीशन है, लेकिन आर कम हो जाएगा। तो आर कम होने के कारण आर डोमिनेट करेगा क्योंकि रिंग है, इसलिए पैरा पोजीशन सबसे स्ट्रांग होगी, पैरा पोजीशन सबसे स्ट्रांग होगी। ठीक है ना। तो पैरा डेरिवेटिव देन ऑर्थो डेरिवेटिव। अब उसके बाद मेटा में, मेटा में केवल क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, ओनली प्लस आई इफेक्ट। मेटा के केस में प्लस आई इफेक्ट लगेगा, आर इफेक्ट वैलिड नहीं होता मेटा पोजीशन पर, और इसमें कोई प्लस आई या प्लस आर इफेक्ट नहीं है, लास्ट में माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। ओके, तो दिस इज अबाउट द बेसिसिटी ऑफ सम कंपाउंड्स। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में।